जैसा कि मैंने कहा था कि मैं पेपर 2 भी जो है 2020 के लिए जो इंग्लिश ऑनर्स की पार्ट 1 की जो एग्ज़ाम्स हैं 2020 के जो क्वेश्चंस पेपर हैं मैं पेपर 2 को भी डील करूंगा और उसी वादे के मुताबिक मैं आप सबों के सामने हाजिर हूं। आज पेपर 2 के क्वेश्चंस को मैं देखने जा रहा हूं, तो आप सभी जो है इसको ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही मैं एमसीक्यूज़ जो कि ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं उस साल उसको काफ़ी अच्छे से डील करूंगा, जिससे कि आपकी बहुत सारी ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाएंगी। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहले कुछ सब्जेक्टिव्स जो हैं उनको, फिर जानेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स के आंसर्स को, सही जवाब को। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बीए पार्ट 1 2020 एमसीक्यूज़ पर ज़्यादा फोकस हमारा रहेगा, पेपर 2 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आप बिल्कुल आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग पैसेजेस विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी आपको एक्सप्लेनेशन आता है और ध्यान रहे कि आपको 3 एक्सप्लेनेशंस करने होते हैं, 8-8 नंबर के होते हैं वो। और यदि आपको इसकी लेंथ जाननी है कि इसका आंसर का लेंथ कितना होना चाहिए, तो बच्चों ध्यान रहे कि उसकी लेंथ 2 पेज मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, आप इसमें उस टेक्स्ट को भी लिख सकते हैं जो यहाँ पर लिखा गया है, इसको अंडर द कोटेशन मार्क्स आप लिख सकते हैं। उसके बाद फिर अपना एक लाइन छोड़कर एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। और यदि आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप पर ज़रूर पूछें कि हम कैसे एक्सप्लेन करें किसी कंटेक्स्ट को, तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर जो सबसे पहला था, देख सकते हैं कुछ लाइन था यहाँ पर, एन एज्ड मैन इज़ बट ए पॉल्ट्री थिंग, ए टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक, अनलेस सॉल क्लैप इट्स हैंड्स and sing and louder sing for every tatter in its mortal dress। तो ये बच्चों ये लाइनें जो है ली गई हैं, हमने नीचे लिखा हुआ है, ये सेलिंग टू बैजेंटियम से ली गई हैं, जो कि विलियम बटलर येट्स WB येट्स के द्वारा लिखी गई हैं। और ये आपके सिलेबस में यह कविता है, आपने यदि पढ़ी हो तो आपको शायद पता होना चाहिए, जिसमें कि वो बताते हैं कि किस तरह से एक बूढ़े वृद्ध व्यक्ति को दरकिनार कर दिया जाता है। लोग जो है किस तरह से एक कोने में रख देते हैं, लोग जो है उसको इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं। आप इसको ध्यान में रखकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें और में जो ऑप्शन है आपके पास, या तो इसको करना होगा या फिर एक और ऑप्शन है कि बी थ्रू माई लिप्स टू अनअवेकेंड अर्थ द ट्रम्पेट ऑफ अ प्रोफेसी ओ विंड, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। और ये लाइनें जो है, ये स्टांजा जो है ली गई है ओड टू द वेस्ट विंड से, जो कि PB सैले के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो आप इसको जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके कंटेक्स्ट में, जिसमें कि वो वेस्ट विंड से किस तरह से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी बातों को तुम पूरी दुनिया तक पहुंचाओ, जिस तरह से तुम हर जगह चली जाती हो उस तरह से मेरी बातों को भी पहुंचाओ दुनिया के हर कोने में। ठीक है, ये PB सैली इसने जो है लिखा हुआ है इस कविता को। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन था एक्सप्लेनेशन में, वो है कि द जनरेशंस ऑफ दाई पियर्स एंड फ्लेड एंड वी आवर सेल्व्स शैल गो, बट द पजेस्ट एन इमॉर्टल लॉट एंड वी इमेजिन द एक्सटेंट ऑफ एज। तो यहाँ पर ये जो लाइनें हैं ये स्कॉलर जिप्सी की हैं और जान ही सकते हैं एक पास्टोरल एलर्जी है। आप किस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे आपको भली बहुत ही पता होगा, आपको इंट्रोडक्शन आना चाहिए कि शुरू में कैसे किस तरह से लिखेंगे कि द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द वेरी फेमस पोइट्री रिटन बाय मैथ्यू आर्नल्ड इन, यह नाम इसका जो है द स्कॉलर जिप्सी है। उसकी जो भी कुछ भी आपके बारे में उसके बारे में पता है इंट्रोडक्शन लिखें, उसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज करके किस तरह से हम उसको कंटेक्स्ट को यहाँ पर जो है एक्सप्लेन करेंगे अपने अर्थ अपने लैंग्वेज में। फिर इसके अलावा स्कॉलर जिप्सी से ही ये भी लाइन है, ओ बॉर्न इन डेज व्हेन विट्स वर फ्रेश एंड क्लियर एंड लाइफ रैन गेली एज द स्पार्कलिंग टेम्स बिफोर दिस स्ट्रेंज डिजीज ऑफ मॉडर्न लाइफ विथ इट्स सिक एंड हरी एंड डिवाइडेड एम्स। तो ये भी स्कॉलर जिप्सी का ही लाइन है, दोनों में से कोई आप एक एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा जो आखिरी एक्सप्लेनेशन था वो है आपका द रेप ऑफ द लॉक से, oft when the world imagined woman astray, the Silpa true mystic mages guide their way
Through all the giddy circle they pursue, and old impertinence expect by new. और इसी का एक और जो है कह सकते हैं कपलेट लिया गया है. Say what strange motive goddess could compel a well-bred lord to assault a gentle ballet. तो यहाँ पर जो है दोनों में से कोई एक स्टांजा को आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हो. अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो पहला तो एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड था. दूसरा क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हो कि व्हाट इज एन ओड. ओड क्या होता है, और शो योर एक्वांटेंस विथ एनी ऑफ द ओड्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर यू. तो पहला क्वेश्चन है कि उसमें आपको ओड को डिफाइन करना है, और साथ ही साथ आपके सिलेबस में जो प्रिस्क्राइब्ड कोई भी ओड है उसको आपको यहाँ पर उसके लिए क्रिटिकल अप्रिशिएशन को लिखना है. यानी समरी एक तरह से लॉन्ग में कह सकते हैं. अब 14 मार्क्स है तो समझ ही सकते हैं आपको 3.5 से 4 पेज में लिखना है. नहीं तो यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा ओड के बारे में एक लाइन लिखें, क्या होता है आप यदि नहीं जानते हैं तो. हालांकि डिटेल में आपको एग्जाम में लिखना होगा, आप अच्छे से इसको स्टडी कर लीजिएगा. एन ओड इज ए फॉर्मल लिरिक पोएम दैट इज रिटन इन सेलिब्रेशन. यानी एक ओड ऐसी एक पोएम होती है जो सेलिब्रेशन, किसी के कह सकते हैं कि अप्रिशिएशन सेलिब्रेशन के लिए लिखा जाता है, और डेडिकेशन, किसी को डेडिकेट करा जाता है. ट्रेडिशनली ओड्स आर नॉट वेरी लॉन्ग. इसकी लेंथ उतनी ज़्यादा नहीं होती है. दीज आर नॉट लेंदी. और यहाँ पर आपके जो सिलेबस में एक बहुत ही ओड टू द वेस्ट विंड जो है काफ़ी चर्चित, और आपने शायद पढ़ा होगा इसको, तो आप इसको यहाँ पर इस पैराग्राफ चेंज करके इस पूरे के क्रिटिकल अप्रिशिएशन को आप लिख सकते हो. ठीक है. और इसी में दूसरा क्वेश्चन था, आप इसको नहीं करना चाहते हैं तो इवैल्यूएट विलियम वर्ड्सवर्थ एज द लीडर ऑफ रोमांटिक रिवाइवल. तो रोमांटिक रिवाइवल जानती है द फादर ऑफ रोमांटिक एज कहे जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ. तो किस तरह से हम उसके बारे में लिखेंगे, आपको उसकी जीवनी पढ़नी होगी, उसका क्या जो कैरेक्टरिस्टिक था उनकी पोएम्स का, कैसे उन्होंने पोइट्री को डिफाइन किया था, और किस किस तरह से उनकी अपनी कविताओं को लिखते थे, लूसी पोएम्स जो उनकी है, तो आप उनके बारे में लिख सकते हो. दोनों में से कोई एक आंसर करना है. फिर है अटेम्प्ट ए क्रिटिकल अप्रिशिएशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स. निम्नलिखित में से किसी एक पर क्रिटिकल अप्रिशिएशन आपको लिखना है. जैसे कि सेलिंग टू बाइजेंटियम है, डू नॉट गो जेंटल, इन्वोकेशन, जर्नी ऑफ द मेजाई. आपको 3 नोट्स जो है मेरे आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा. आपको चाहिए तो लिंक आप कमेंट करिएगा. जैसे कि सेलिंग टू बाइजेंटियम, इन्वोकेशन मिल जाएगा, जर्नी ऑफ द मेजाई मिल जाएगा. ठीक है. और चौथा क्वेश्चन है डिस्कस द रेप ऑफ द लॉक एज ए ब्रिलियंट सटायर. एक सटायर के तौर पर इसको डिस्कस करना है. रेप ऑफ द लॉक को सभी जानते हो नहीं, या फिर पोप के हीरोइक कपलेट के यूज़ को जो है उसमें डिस्कस करना है. किस तरह से उन्होंने हीरोइक कपलेट का यूज़ करके जो है अपने कंपोजिशन को बेहतरीन बनाया है. इसमें भी 14 मार्क्स हैं, तो लेंथ समझ ही रहे हैं 3 से 4 पेज होना चाहिए. लेंथ का बहुत ही ध्यान रखिएगा कि एक लेंथ में एक तरह के क्वेश्चन को एक लेंथ में लिखा जाए. जैसे 14 मार्क्स के क्वेश्चन को यदि आप 3.5 पेज में आंसर कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन जितने भी 14 मार्क्स के हैं उसको 3.5 पेज में ही डील करें. ठीक है. और फिर है डिस्कस द सेंट्रल थीम ऑफ द स्कॉलर जिप्सी. स्कॉलर जिप्सी के सेंट्रल थीम को डिस्कस करना है. इसके थीम को आपने पढ़ा होगा इसके बारे में किस तरह से. तो और इसी के बारे में एक और क्वेश्चन है, इसको आप या तो इसको कर सकते हो कि डू यू थिंक दैट स्कॉलर जिप्सी रिफ्लेक्ट द कंटेम्प्रेरी विक्टोरियन सेंसिबिलिटी, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर्स. आपको कंटेम्प्रेरी जो सिचुएशंस है उसको लेकर स्कॉलर जिप्सी क्या मैसेज देता है उसको आपको जो है डिटेल में बताना है. छठा क्वेश्चन है जिसमें कि कह रहे कि डिस्क्राइब एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग विद एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स के साथ दोनों में से किसी चारों में से किसी 2 को आपको डिफाइन करना है. तो देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शन था. पन था, मैंने बताया हुआ है, आयरनी, पैराडॉक्स, हाइपरबली. तो चारों में से किसी 2 को आप जो जानते हैं अच्छे से उसको आप अच्छे से कम कह सकते हैं. 3 मार्क्स है तो अराउंड 1 पेज आप लिख सकते हैं नहीं एग्जाम्पल के साथ. आगे बढ़ें तो स्कैन करने कहा गया है. मैंने बताया भी है स्कैन करके, आप देख सकते हो. स्कैन कैसे होता है आप यदि नहीं जान रहे हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए. स्कैन जो है जनरली सिलेबल्स में उसको बांटा जाता है. वर्ड्स को, किसी भी पोएम के वर्ड्स को सिलेबल्स में बांटा जाता है, और मीटर पर लिखना होता है आपको कितने मीटर्स हैं उसमें, नंबर ऑफ सिलेबल्स, नंबर ऑफ मीटर्स, नंबर ऑफ फीट एक्चुअली, है ना जी. तो जैसे कि यहाँ पर एक पोएम था, सी वॉक्स इन ब्यूटी, पोएम ही है. Like the night of cloudless climes and starry skies, and all that is best of dark and bright meet in her aspect and her eyes. तो यहाँ पर हमने बताया हुआ है, हमने हालांकि वो चिन्ह नहीं दिया है, आपको मैं चिन्ह देकर भी बताऊंगा किस तरह से अनएक्सेंटेड और एक्सेंटेड का चिन्ह दिया जाता है इसके ऊपर, और अलग भी किया जाता है. मैं बता देता हूँ. देखो क्या किया जाता है इसमें, सिलेबल्स को अलग करते हैं. जैसे पहला सिलेबल है सी, तो सी जो पढ़ेंगे हम उसको अनएक्सेंटेड तौर पर पढ़ेंगे, यानी ऊपर में कुछ ऐसा लकीर देंगे,
यू टाइप का, कुछ बड़ा सा नहीं जी। और दूसरा वाला एक्सेंटेड हो जाएगा, सिवाक्स, सिवाक्स नहीं, इन फिर लो हो जाएगा, फिर हम एक्सेंटेड लेंगे, मतलब एक एक्सेंटेड एक अनएक्सेंटेड, और इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल जो है आपका कितना हो जाएगा, फिर अनएक्सेंटेड, एक्सेंटेड, अनएक्सेंटेड, इस तरह से, और एक्सेंटेड। अनएक्सेंटेड से शुरू होता है, एक्सेंटेड से अंत होता है, जनरली यही होता है, ठीक है। और इसमें बता देना है आपको कि नंबर ऑफ फीट कितनी है, ठीक है, सिर्फ इतना ही बताना है। तो अलग कर लीजिए इसको, एक ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और सॉरी तीसरा यहाँ से, और चौथा ये। तो टोटल 4 यहाँ पर लिख देना है कि नंबर ऑफ़ फीट जो है इस तरह से, नंबर ऑफ़ फीट कितने हैं, 4 हैं। तो ये इस तरह से आप स्कैन करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको देख ही रहे हैं कितने मार्क्स दिए गए हैं। इसके लिए आपको आई थिंक एटलीस्ट 4 मार्क्स मिले होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन ये होगा, पार्ट होगा। देखिए कितना सारा फॉल्स ही दिया गया है, कितना अजीब है ना, सब बहुत लगभग जो है स्टेटमेंट गलत ही था, और कोई भी कंफ्यूज हो जाए ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स थे, ठीक है। मैंने काफ़ी समय देकर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करा, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। जैसे देखिए सबसे पहला जो फैक्ट है वो था कि इस क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताना था कि ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहला स्टेटमेंट था कि चॉसर इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। इसको बताना था कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो इंग्लिश क्रिटिसिज्म के फादर चॉसर नहीं है, तो वो क्या है, किसके फादर है, तो मैंने नीचे लिख भी दिया है कि जोफ्री चॉसर इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लिटरेचर के फादर हैं, इंग्लिश पोइट्री के फादर हैं, या इंग्लिश लैंग्वेज के फादर हैं, ठीक है। तो कौन है इंग्लिश क्रिटिसिज्म के फादर, वो जान लीजिए। तो जॉन ड्राइडन, जो कि मैंने पेपर 1 में भी आपको बताया हुआ था, है ना। तो काफ़ी रिलेटेबल है, दोनों समझ ही सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया, क्योंकि चॉसर जो है इंग्लिश क्रिटिसिज्म के फादर नहीं है। दूसरा देखते हैं स्टेटमेंट क्या है, कि दूसरा स्टेटमेंट है कि सी वॉक्स इन ब्यूटी इज़ ए मेटाफिजिकल पोएम। सी वॉक्स इन ब्यूटी एक मेटाफिजिकल पोएम है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट हमने लिख दिया यहाँ पर कि ये भी हमारा फॉल्स है, क्योंकि वो क्या है देख लीजिए, यहाँ पर मैंने बताया है नीचे कि सी वॉक्स इन ब्यूटी बाय लॉर्ड बैरन, जो कि लॉर्ड बैरन के द्वारा लिखी गई है, इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ रोमांटिक पोइट्री। वो एक रोमांटिक पोइट्री है, क्योंकि लॉर्ड बैरन एक रोमांटिक पोइट थे। बिकॉज ऑफ हिज यूज़ ऑफ इमेजिनेशन, उन्होंने इमेजिनेशन को किस तरह से यूज़ किया है, नेचर को, इमोशन को, एंड अप्रिसिएशन टू कन्वे हिज थॉट्स, अपने थॉट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने इमेजिनेशन का जिस तरह से उन्होंने उपयोग किया है, इमोशंस का, नेचर का, तो वो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएबल है, सराहनीय है। अब आते हैं तीसरे स्टेटमेंट की तरफ, क्योंकि अभी तक तो दोनों गलत ही हुए हैं। तीसरे स्टेटमेंट की तरफ देखें तो द टाइगर इज़ ए पोएम बाय पर्सी बीसी शैली, पीबी शैली। तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, मैंने लिख दिया यहाँ पर कि ये भी हमारा फॉल्स है, क्योंकि द टाइगर पोएम जो है वो लिखी गई है विलियम ब्लेक के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? विलियम ब्लेक के द्वारा। और चौथा स्टेटमेंट जो कि हमारा ट्रू हुआ था वो क्या था देख लीजिए, कि रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज ए विक्टोरियन पोएट। रॉबर्ट ब्राउनिंग स्वाभाविक है वो एक क्या थे, वो एक विक्टोरियन पोएट ही थे। आगे बढ़ें तो इसमें मैंने थोड़ा सा और ऐड किया आपकी जानकारी के लिए, मैंने बताने का प्रयास किया है। लिखा है मैंने, देख सकते हैं आप, कि रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज ए प्रोलिफिक विक्टोरियन एरा पोएट। स्वाभाविक है वो विक्टोरियन एरा के पोएट थे और प्लेराइट भी थे, मतलब नाटककार भी थे। ही इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज ए मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। वो मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग भी माने जाते हैं। मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग होता है एक एकांकी जिसको कहते हैं, एक ही आदमी जो नरेट करता है, ऐसे नाटक को हम लोग मोनोलॉग कहते हैं। एंड साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेचर, और किस तरह से वो साइकोलॉजिकल व्यू को पोर्ट्रे करते हैं अपने प्ले की मदद से, अपने पोएम्स की मदद से। और हम पाँचवें की तरफ बढ़ें, पाँचवें स्टेटमेंट की तरफ, तो था द डंसियार्ड इज़ रिटन बाय डॉक्टर जॉनसन। डंसियार्ड डॉक्टर जॉनसन ने लिखा, ये स्टेटमेंट था। ये भी हमारा फॉल्स हो गया, क्योंकि ये अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई एक सेटायरिकल पोएम है, ध्यान रखिएगा। द डंसियार्ड जो है ये अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद छठा हमारा जो था, छठा कि द स्कॉलर जिप्सी इज़ ए रोमांटिक नावल। ये नावल कहाँ से है? आप यदि पढ़ें स्कॉलर जिप्सी को आपको पता होना चाहिए। तो हमने लिख दिया है नीचे कि ये फॉल्स हो गया, और नीचे हमने लिखा है कि द स्कॉलर जिप्सी इज़ ए पोएम, या एक वो पास्टरल एलेजी है। एलेजी क्योंकि उसमें मर्न करा जाता है। इट मर्न्स द डेथ ऑफ फेथ। किस तरह से वो एक विश्वास के खोने को मर्न करते हैं, खोने का शोक मनाते हैं, कि लोगों का जो किस तरह से भौतिकवाद में विश्वास बढ़ता चला जा रहा है और ईश्वर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, वो उसको किस तरह से इन्होंने क्रिटिसाइज़ करा हुआ है इसकी मदद से।
और अगला जो स्टेटमेंट था वो था कि फ्यूटिलिटी इज़ ए पोएम बाय टॉमस हार्डी। टॉमस हार्डी की पोएम नहीं है ये। फ्यूटिलिटी आप सभी जानते हैं एक वॉर पोएम है जो वॉर के बर्बादी को बताते हैं, विल्फ्रेड ओवेन के द्वारा लिखी गई है। मैंने नीचे लिख भी दिया है कि फ्यूटिलिटी जो है इज़ ए शॉर्ट एलेजियाक सोनेट। ये सोनेट लाइक पोएम है, सोनेट नहीं है। यदि एग्जाम में आ जाए कि फ्यूटिलिटी इज़ ए सोनेट, तो नहीं, सोनेट लेंथ उतनी ही है लेकिन पैटर्न इसका अलग है, ठीक है। तो वही लिखा है मैंने कि एक एलेजियाक पोएम है बाय विल्फ्रेड ओवेन, जो कि विल्फ्रेड ओवेन के द्वारा लिखी गई है। और एक लास्ट नहीं बल्कि अगला स्टेटमेंट जो है कि डेथ वंस डेड देयर इज़ नो मोर डाइंग देन, ये लाइन जो है कह रहे हैं कि इज़ अटर्ड बाय शेक्सपियर। ये ट्रू था स्टेटमेंट हमारा, हमने शायद लिखना मैं भूल गया हूँ कि यहाँ पर ये ट्रू था, तो आप लिख सकते हैं ट्रू स्टेटमेंट था ये हमारा। और ये किससे लिया गया है मैंने ज़रूर नोटिस करा है यहाँ पर कि सोनेट 146 जो कि पुअर सोल द सेंटर आपके सिलेबस में भी है, उसी से ये लिया गया है लाइन, द सेंटर ऑफ माई सिनफुल अर्थ, पूरा नाम जो है इसका। अगला स्टेटमेंट था कि लूसी इज़ ए कैरेक्टर इन द रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ द लॉक में लूसी किधर है, नहीं ना है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा लिखा है यहाँ रेप ऑफ द लॉक के बारे में, आप सभी को जानना भी चाहिए कि रेप ऑफ द लॉक वॉज रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1712। पहली बार ये 1712 में पब्लिश हुआ था और फिर से रीवर्क करके उसको पब्लिश कराया गया था 1714 में। ये ध्यान रखिएगा, दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पब्लिकेशन डेट। सेकेंडली 1714 में, पहली बार 1712 में। द पोएम इज़ ए मॉक एपिक, ये एक मॉक एपिक है, सभी जानते हो, मॉक एपिक कहो या सेटायरिकल वर्क कहो। दैट सेटायराइजेज द अपर क्लास इन लंडन, उस समय के लंदन के जो अपर क्लास के जो लोग थे उसको उन्होंने किस तरह से सेटाराइज किया है, उनके ऊपर मजाक उनका बनाया है एट द टाइम। द स्टोरी फोकसेस ऑन द सेंट्रल कैरेक्टर बेलिंडा, यह कहानी जो है बेलिंडा के ऊपर फोकस करती है, हुज लॉक ऑफ हेयर, जिसके कि बाल के लट जो होते हैं कट ऑफ एट ए सोशल गैदरिंग, एक सोशल गैदरिंग में, यानी जहाँ एक लोग इकट्ठे होते हैं कई लोग, वहाँ पर उनके लॉक ऑफ हेयर को काट लिया जाता है, जान ही रहे हैं, यही घटना है इसकी। और एक लास्ट स्टेटमेंट इस आपके क्वेश्चन का कि मैथ्यू आर्नल्ड वॉज ए ग्रेट नॉवेलिस्ट अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए पोएट, पोएट के अलावा वो एक नॉवेलिस्ट भी थे, ये भी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हुआ, ठीक है। और हमने लिख दिया है नीचे कि मैथ्यू आर्नल्ड वॉज ए पोएट एंड लिटरेरी क्रिटिक, वो पोएट और क्रिटिक थे, ना कि नॉवेलिस्ट। हुज इन्फ्लुएंस कंटिन्यूड लॉन्ग आफ्टर हिज डेथ, जिनका प्रभाव जो है उनकी मृत्यु के बाद भी कंटिन्यू रहा, जारी रहा। तो आई होप बच्चों ये सेशन भी आपको पसंद आया, आपको अच्छा लगा, और यदि लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच साझा करें। जो भी बच्चे परस्यू कर रहे हैं इस बार पार्ट 1 के एग्ज़ाम को दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पिछले साल के क्वेश्चंस आर्ट्स में तो अक्सर रिपीट होते हैं, तो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और आपको तो क्वेश्चन तो गैस पेपर में भी मिल जाएगा, लेकिन ना ही आपको आंसर सही मिलेगा और ना ही इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन। तो आई होप यू लव्ड द सेशन, आपको अच्छा लगा। और आप यदि कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, जो भी टॉपिक आपका छूटा हुआ है, जो आपने स्टडी नहीं किया है, नहीं कर पाए हैं स्टडी, तो आप बता सकते हैं हमें। तो हम जो है मिलते हैं कभी अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर।